फाइनली तस्वीर अब साफ है, क्योंकि सुबह से बड़ी उहापोह की स्थिति थी। जब सुबह शुरुआत की थी उस समय पर पोस्टल बैलेट जब तेज़ी से आने शुरू हुए तो ऐसा लगा कि बिल्कुल जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल ना साबित हो जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि तस्वीर एकदम तेज़ी से बदलने लगी। ये भी पहला मौका रहा कि 90 सीटों वाले राज्य में बड़े धीमे धीमे नतीजे आए या रुझान आए, और उसके बाद में अब जाकर कहीं तस्वीर ये स्पष्ट हुई है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में अपने बूते पर सरकार बना रही है। वहीं कुछ बहुत ही स्पष्ट स्थिति आपको जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देती है। यहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमाल कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बूते पर 42 सीटें ले आई है और 6 सीटें कांग्रेस को भी मिली है। गठबंधन के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी आपको दिखाई देती है। अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में दोनों ही राज्यों में स्थिति स्पष्ट हो गई, और यह किसी चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट रहेगा जम्मू कश्मीर में, ये लगातार तमाम विश्लेषक कहते रहे। हरियाणा में तो इस बार आंधी आ रही है कांग्रेस की, ये भी कहते रहे। सारे विश्लेषक ध्वस्त, फेल हो गए। सारे एग्जिट पोल जो है वो एक बार फिर ध्वस्त हुए, और एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल ये वाले नतीजे भी खड़े कर रहे हैं। दोनों जगह फेल हुए हैं, हरियाणा में भी, जम्मू कश्मीर में भी, और इससे पहले भी पिछले लोकसभा चुनाव हो या लगातार एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। तो ये एक मुद्दा दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद में हम लगातार ये बात करते रहे, जलेबियां बंटने लग गई थी। जलेबी बड़ा छाया रहा इस बार। राहुल गांधी के एक बयान से शुरू हुआ था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और उसके बाद देखते ही देखते जलेबी आज भी, जब सुबह से मैं नतीजे आपके सामने रख रहे थे हम लोग और कई प्रवक्ताओं से बात हो रही थी, तो कांग्रेस के प्रवक्ता मुझसे भी कह रहे थे कि भाई आपको भी जलेबी खिलाते, स्टूडियो में बैठे होते, और इस तरह की तमाम बातें हुई हल्के फुल्के अंदाज में। लेकिन देखते ही देखते जलेबी बन गई, या फिर आपने देखा कि सोशल मीडिया पर चला जलेबी वाला यू टर्न नतीजों में और रुझानों में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तेज़ी से बढ़त बनानी शुरू की, और फिर वो आखिर तक बरकरार रही। अब कुछ चंद सीटें रह गई हैं जिनको घोषित करना है, बाकी स्थिति जो है वो बहुत स्पष्ट है। अब आप देख रहे हैं 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 37 पर कांग्रेस, INLD 2 सीटों पर। ये JJP जो है उसके लिए बड़ा ही निराशाजनक चुनाव रहा। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला, अदर्स 3 गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव बड़ा शानदार रहा, बहुत अच्छी बम्पर वोटिंग हुई थी। कई विश्लेषकों का मानना था कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा करेगी, अच्छा किया भी, लेकिन अपेक्षा से बहुत ज़्यादा अच्छा किया। 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है, 6 सीटों पर कांग्रेस आई है, 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, जो जम्मू रीजन में उनकी पकड़ मानी जा रही थी वहाँ पर 29 सीटें, यानी एक्सपेक्टेड लाइन के आसपास कुछ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कहा जा सकता है। निराशाजनक रहा है इंडिपेंडेंट के लिए, इंजीनियर राशिद हों या PDP के लिए, क्योंकि अगर इनकी सीटें बढ़ती तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिर यहां पर कंटेस्ट में आती और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन यहां पर एक्सपेक्टेड लाइन के आसपास दिखाई देता है, लेकिन PDP और अदर्स इनसे जो अपेक्षा की जा रही थी, जो इनके आंकड़े दिए जा रहे थे, उससे बहुत पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। इसकी एनालिसिस लगातार की, कई और मेहमान जुड़ेंगे, कुछ और बातें करेंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस सब के बीच में हरियाणा में जीत के बाद अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह है, उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा राज्यों में BJP सरकार बनाना नए युग की शुरुआत है। BJP ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का युग लाया है, यह भी शाह ने कहा। इस युग में जनता का BJP पर विश्वास बढ़ा है। मोदी जी का 3 बार चुनकर आना इसका बड़ा सबूत है। साथ ही साथ गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि झूठे हवाई वादे करने वाली कांग्रेस को जनता ने नकारा। हरियाणा में जीत का जश्न मनने लगा था। हमने देखा कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह था। भूपिंदर सिंह हुड्डा हों या आदित्य सुरजेवाला हों, सभी के बयान सुबह सुबह ही आने शुरू हो गए थे। सबसे पहले शुरुआत हुई थी नायब सिंह सैनी साहब के साथ, पूजा पाठ करते वो दिखाई दिए, और इस पूजा पाठ के बाद में बड़ा सुंदर एक कीर्तन था। वो कीर्तन उन्होंने इस्कॉन के कुछ साधक थे उनके बीच में किया, और उसके बाद धीरे धीरे रुझान आने शुरू हुए। जश्न का मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए है।
इसकी बड़ी वजह है अनएक्सपेक्टेडली। हालांकि बीजेपी के सभी नेताओं ने इस बात का कॉन्फिडेंस दिखाया था कि नहीं, ये सब पलट जाएंगे, आप एग्जिट पोल पर भरोसे नहीं, और हुआ भी वही। जितने भी दावे किए गए थे वो सही साबित हुए कि एग्जिट पोल जो है वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आपको। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी की जा रही है। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगा ही ली है, एक औपचारिकता अब रहती है, और थोड़ी देर में करीब 7:30 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण लंबा भी हो सकता है, ऐसी अपेक्षा की जा रही है। हरियाणा को लेकर जिस तरीके से आपने देखा कि पहले एग्जिट पोल हो या कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हो, बल्कि जब आने शुरू हुए थे शुरुआती रुझान, तभी हमने देखा था पार्टी कार्यालयों में आतिशबाजी की तैयारी, मिठाइयाँ, ख़ासतौर पर जलेबी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही थी। मामला बिल्कुल उलट हो गया, बिल्कुल उलट हो गया, और दोनों ही जगह पर तमाम एनालिसिस, तमाम एग्जिट पोल जो है वो पटरी से उतरे हुए दिखाई दी। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तस्वीरें हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, सुनिए आप भी। तो आप देख रहे हैं दिल्ली कार्यालय पर बांसुरी स्वराज हैं, दिल्ली के अन्य कई चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से यहाँ इंतज़ार किया जा रहा है, जश्न का मौका भी है, होना भी चाहिए। और इस सब के बीच में बिलाल सब्जवारी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल साहब, स्वागत है आपका। सारी एनालिसिस और सब जो कह रहे थे वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया, क्या कहेंगे आप? तो पहले रिएक्शन आपके दिमाग में क्या चलता रहा, और क्या वैसे ही क्या हो गया जैसे कर रहे थे वैसे ही आपके भी दिमाग में आया? बड़ा अफसोस होता है जब एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं और इसकी क्रेडिबिलिटी दांव पर लग जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने ये देखा कि किस तरह से एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी। और हरियाणा एक इतना बड़ा स्टेट नहीं है कि जहां आप उसको ट्रेस ना कर पाएँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ 90 सीटें हैं विधानसभा की और 10 लोकसभा की सीटें हैं। और अगर आप जब देश की बात करते हैं तो देश का में एक बड़े सैंपल की ज़रूरत होती है एग्जिट पोल को। उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उसका अपना महत्व होता है, अपनी अपनी राजनीति होती है। लेकिन हरियाणा जैसे चुनाव को भी पोलस्टर ट्रेस नहीं कर पा रहे, ये बड़ा अफसोस की बात है। और अब रहा सवाल रणनीति का, तो देखिए कुल मिलाकर जो हरियाणा का जो नैरेटिव था, जिसको लेकर सब बातें की जा रही थी, जिस तरह से वहाँ का जो माहौल था, जिस तरह से लोगों की थिंकिंग थी, उस नैरेटिव पर, उस सब माहौल पर अब ऐसा लगता है रिजल्ट के बाद कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। क्या थी रणनीति? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस पूरे चुनाव के अंदर एक बहुत ही संयम से काम लिया और जिस तरह से इस चुनाव को ओबीसी सेंट्रिक रखा और समझाने की कोशिश की कि भारतीय जनता कांग्रेस के अंदर दलित समुदाय के अंदर खींचातानी है और दलित समुदाय की नेता शैलजा को दबाया जा रहा है, उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। इसी तरह के अटैक मायावती की तरफ से भी आ रहे थे। वहीं आप पार्टी का कैंपेन था, वहीं कह सकते हैं कि मायावती भी कैंपेन में उतरी हुई थी, वहीं चंद्रशेखर रावण भी कैंपेन में उतरे हुए थे, आईएनएलडी और जेजेपी भी कैंपेन कर रहे थे। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा वोट सब लोग काट रहे थे। और विधानसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता, एक सीट आप 4-5 हज़ार से हार जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी एंटी इनकम्पेंसी को, खट्टर को हटाकर कंट्रोल किया और नायब सिंह सैनी को वहाँ पर लाए, ओबीसी को मैसेज दिया कि ये तुम्हारे लिए मौका है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की राजनीति को एक बार फिर ये मैसेज देने की कोशिश की कि जाटों के विरुद्ध जो उन्होंने एक समाज को वहाँ पे खड़ा किया, साथ ही साथ जो उन्होंने वहाँ पर स्कीम्स लॉन्च की, जिस तरह से ओबीसी समाज का एक नायब सिंह चेहरा बनी और जिनकी स्वीकार्यता थी, ये कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से जिस तरह से उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है
वो हवा के रुख के साथ हमारी एनालिसिस भी बदलती है। जैसे देवकी नंदन जी को मैं सुनना चाहूँगा। देवकी नंदन जी हमारे साथ लगातार चुनाव के दौरान चुनाव विश्लेषक के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारा बड़ा सहयोग करते हैं। ऐसे ही कुमार राकेश साहब हैं, वो भी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुमार राकेश जी भी विदेश यात्रा पर हैं शायद, और वो वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों का भी स्वागत है बिलाल साहब के साथ साथ में। तो देवकी नंदन जी, अब बताइए, आपने मुझे कहा था देखिए आंकड़े अपडेट नहीं हो रहे, आंकड़े अपडेट नहीं हो रहे, अब तो सब अपडेट हो गए, अब तो ये फाइनल आंकड़े हैं। अब बताइए, अब जरा इत्मीनान से आप अपनी एनालिसिस बताइए, क्योंकि हमने जाट समीकरण और बहुत कुछ बड़ा चेंज दिखेंगे, पहलवान, नौजवान, किसान, बहुत सारी चीज़ों पर बात की, कुछ दिखाई नहीं दिया, एकदम अलग। अब कुमारी शैलजा वाला जो पॉइंट बताया गया, जो हम बार बार कहते थे, वो उसका असर अब ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। ओबीसी, दलित, ये वोट बैंक जो है कंसोलिडेट हुआ। जाटों ने भी वोट दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से जेजेपी आदि इत्यादि जो है वो खारिज हो गए पूरी तरह से। खैर, क्या कहेंगे आप? जी मुस्कुरा रहे हैं। अब पता नहीं किस देश में है, इन्होंने बताया नहीं किस देश में मैं हूँ। देखिए, कुमार राकेश जी की एनालिसिस भी तो, कुमार राकेश जी की एनालिसिस सही साबित हुई ना, तो उनका मुस्कुराना इसलिए भी बनता है, वो जहां भी है। ठीक है। नहीं, देखिए ये क्या होता है कि इस देश में 2024 के चुनाव में सारे एनालिस्ट फेल हो गए। सारे एनालिस्ट जितने भी थे, 100 में अगर कहा जाए तो 99.5 फेल हो गए, और उनमें कुमार राकेश जी भी थे। कुछ लोग सही हुए, ठीक है, उनमें से एक मैं था। होता क्या है, जो अभी बिलाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम एक 90 सीट वाले राज्य में हम इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद भी अगर हम सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि रुख किस किस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इस विधा को अब तुरंत बंद कर देना चाहिए, इस एनालिसिस के विषय को। मुझे ऐसा लगता है, आज की बात को मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस की हवा है और कांग्रेस आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आई बीजेपी, और बीजेपी इतने मैंडेट से आई कि उसने अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और तीसरी बार बीजेपी आई है। अब देखिए क्या होता है, पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस अलग तरीके से होता है और पास्ट इलेक्शन एनालिसिस अलग तरीके से होता है। हम चूंकि पास्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे मुद्दे हमको नजर आ रहे हैं कि जिस पर मेरा संदेह पहले भी था। उनमें से एक मुद्दा सबसे बड़ा ये था कि बड़ी संख्या में जो निर्दलीय लड़ रहे हैं और जो छोटी पार्टियां लड़ रही हैं, जो उनसे कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होगा। ये बात मैंने आपके चैनल पर एक दिन इस डिबेट में कहा था जी। इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं। देखिए, जाट वर्सेज अदर्स का ये जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं ये घूम रहा था। इसकी वजह से राहुल गांधी ने जो लास्ट मीटिंग करी, उसमें राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया कि हम 36 जातियों की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, ये जो कांग्रेस की एक बीमारी मेरे नजर में आ रही, मैं 2024 से कुछ ज्यादा ही ट्रैक कर रहा हूं इसको, कि कांग्रेस जो है समझ नहीं पा रही है कि हम कहां पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की मैं एक खूबी, आज मैं अमित शाह की इस मुद्दे पर तारीफ करूं। अमित शाह की एक खूबी यह है कि वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ समझौता करते हैं। एक सीट की पार्टी के साथ भी वो समझौता करते हैं, भले वो एक सीट ना जीत पाए तो भी वो समझौता करते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो लीडरान हैं, चाहे वो स्टेट के लीडरान हो चाहे कोई भी हो, आप दो बयान याद करिए। कुमार राकेश जी, अभी देवकी नंदन जी ने अपनी बात कही, बिलाल भाई ने अपनी बात कही, आप भी मुझे बताएं। जो बिलाल भाई का कहना है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ओबीसी वोट को आप नज़रअंदाज करके कभी जीत नहीं सकते। पहली चीज़, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा, ये उनको बड़ी चीज़ है। अंश वत्स भी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे सहयोगी ओम प्रकाश राय भी आप विंडो में देख पा रहे हैं। कुमार राकेश जी, आपका कमेंट। मैं पहले 4 मुद्दों में चर्चा करूंगा। बिलाल जी ने जो कहा और जो देवकी नंदन जी कहा ही कहा, लेकिन जो मेरा मानना है और मेरे पास जो खबर भी है कि सबसे पहले धन्यवाद के पात्र हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो कार्यकर्ता जो निष्काम भाव से राष्ट्र के लिए काम करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसमें दिखा है, और हरियाणा में भाजपा की जीत हुई है, जो कि आपको शायद याद होगा तीसरे चरण के बाद लोकसभा में जेपी नड्डा ने कहा था कि हम आरएसएस से अलग हो चुके हैं, काशी मथुरा हमारे एजेंडा में नहीं है। उसका दुष्परिणाम लोगों को सामने आया, पहली बात। दूसरी बात, जो ड्रग्स सिंडिकेट पकड़ा गया था
2 सप्ताह पहले जिस कांग्रेस नेता का नाम आया था, उससे जो मेरे खबर है कि शहरी वोटर्स पे उसका प्रभाव पड़ा। उसके अलावा शैलजा का फैक्टर तो सब चर्चा कर ही रहे हैं, और शैलजा जी का जो कमेंट आया है दोपहर 12 बजे के बाद, वो देखने लायक है, सुनने लायक है, समझने लायक है। शैलजा जी हुड्डा जी के खिलाफ आज से नहीं है, करीब 30 वर्षों का दोनों का आपस में दुराव लगाव वाला संबंध है। 2005 में जब पहली बार बने थे मुख्यमंत्री हुड्डा जी, तब भी उन्होंने पूरे हाथ पांव मारे थे, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक कुछ नहीं हुआ। वो जाति फैक्टर पे है, लेकिन हुड्डा जी जैसे लीडर, ये मैं फिर भी बताता हूं, हुड्डा हर एक पार्टी में चाहिए जो कि कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ एक नेता है। आज भी उनको यदि इंडिपेंडेंट दिया जाता तो शायद कुछ परिणाम निकलते, लेकिन यहां जो काम किया संघ फैक्टर के अलावा भाजपा का फैक्टर, नायब सिंह सैनी का चेहरा, जो मनोहर लाल के समय में सीएम के दरवाजे बंद हो गए थे, वो दरवाजे खोले नायब सिंह सैनी ने, और बारात के 12 बजे तो लोग मिलते थे। 6 महीने का जी कुमार राकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, थोड़ा सा एक तकनीकी भी आपका पॉइंट भी आ गया। मैं फटाफट बाकी के मेहमान भी ले लूं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मुझे लगता है थोड़ी देर में बोलेंगे। अंशवत्स जो हैं वो लगातार हमारे साथ कई चर्चाओं में जुड़ते रहे, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे, भारतीय जनता पार्टी के शासन को एक फेलियर की तरह वो बताते रहे। लेकिन अब बताइए अंश भाई, क्या कहेंगे इन नतीजों के बाद? थोड़ा निराशाजनक आप लोगों के लिए रहा है, थोड़ा क्या बहुत निराशाजनक रहा है, क्योंकि उम्मीदें जब ज़्यादा होती है तो झटका ज़्यादा लगता है। क्या आप कहना चाहेंगे शुरुआती दौर में, अगर एनालाइज करना चाहे? हालांकि आप कहेंगे कि पार्टी अभी इसका मंथन करेगी, कहाँ कमी रही, फिर भी ऐसा लगता है कि आपसी खींचतान और ओबीसी वोटों का थोड़ा नजरअंदाज, जाट वोटों पर ज्यादा फोकस। मैंने पहले भी एक बार चर्चा में कहा था कि जाट वोटों पर ज्यादा फोकस है। ये दो चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आपसी खींचतान को लेकर बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपसी खींचतान भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी? मैंने आपके डिबेट में कई बार जो है अनिल विज जी का जिक्र किया, कई बार मैंने राव इंद्रजीत जी का जिक्र किया, और कई ऐसे इनके नेता हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जी हाँ, जरूर कांग्रेस पार्टी जो है इस चुनाव के बाद आत्मचिंतन करेगी, और ना केवल सिर्फ इस चुनाव के बाद ही, हम चाहे कोई भी चुनाव जीते या हारे, हम हर एक फैक्टर्स पे चिंतन करते हैं। अगर हम जीत रहे हैं तो क्या ऐसे फैक्टर्स रहे थे जिनकी वजह से हम चुनाव जीते, या फिर अगर हम हार रहे हैं तो ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिन पर हम चिंतन कर सकते थे। आज आपको याद होगा कि हमारी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पवन खेड़ा जी ने, और उन्होंने बात की गई कि कई ऐसी सीटें जो है, जैसे जिले हैं, चाहे मैं बात कर लूँ पानीपत की या अन्य ऐसे जिलों की, जहां पर जो है वोटिंग जो है वो बहुत काउंटिंग जो है वो बहुत धीरे तरीके से चल रही थी, जो कि उसमें शो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से क्या है कि कई ऐसी संवेदना रही हैं, संभावनाएं, और डेफिनेटली हम आगे चिंतन करेंगे। और हमने एक बात यहाँ पे जरूर कही थी कि ये जो आज हमें मैंडेट मिला है, ये जमीनी मैंडेट से बहुत अलग है। और इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिली थी, उन्होंने 5 सीटें गंवाई थी, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको 10-0 के रेशियो पे थे। अगर 5 सीटें वो गंवा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो है 46 विधानसभा में बढ़त बना रही है, तो जनता ने कोई तो मैंडेट दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 10 साल के शासनकाल के बाद भी अगर वो 2 लाख सरकारी पद को बढ़ने की बात कर रहे हैं, अर्थात वो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी है, अगर वो 5 रुपए के सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, तो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि वो जो है हरियाणा प्रदेश में महंगाई है, और हम उसको ये हमारी जीत है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी पॉइंट ये तो हो गया। ये तो हमने, आपको याद होगा, हम इतनी बातें करते थे, आपने पूरा पर्याप्त समय लेकर इन मुद्दों को रखा। चुनाव के पहले ठीक लगते, अभी बताइए ना, इमीडिएट जब अभी जश्न का माहौल चल रहा है, थोड़ा आप लोगों को निराशा भी हो रही है। इस सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त किया है, स्पष्ट बहुमत देने के लिए महाविजय को अत्यधिक परिश्रम बताया है, कार्यकर्ताओं का। जम्मू कश्मीर का, जी जम्मू कश्मीर पे भी आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर पर उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, पहले वो बता देते हैं कि वो खबर के तौर पर दिखा रहा हूं, एक्चुअली दर्शकों को एक एंकर की भूमिका में भी हूं, ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये खबर बता रहा हूं जरा, कि इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर के बहुत ही खास रहे हैं, और पहली बार ऐसा हुआ जबकि 370 के बाद में, 35 से हटने के बाद में ये चुनाव हो रहे थे। हमने बहुत हाई टर्नआउट को देखा है, और लोगों का भरोसा है लोकतंत्र में, ये सारी बातें उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में किया। आई एम प्राउड ऑफ द बीजेपी's परफॉर्मेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। आई थैंक ऑल दोज हु हैव वोटेड फॉर आवर पार्टी।
तो 29 सीटें, देखिए जो आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर का, उसको एनालाइज कर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से 30 सीटें या जम्मू रीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, इसके अलावा बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं थी। हाँ, अनएक्सपेक्टेडली पीडीपी और अदर्स का वो परफॉर्मेंस नहीं रहा जिसकी अपेक्षा थी, शायद बीजेपी को भी रही हो, जो आप कहना चाहते हैं।